भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी। 13,000 से अधिक हुई इनकी संख्या। एमपी में पाए गए सर्वाधिक। रायसीना संवाद का 9वां संस्करण हुआ संपन्न। नई दिल्ली में हुआ आयोजन। ग्रीस के पीएम क्यारिकोस मित्सोटाकिस थे मुख्य अतिथि। भारत ने किया 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान। गगनयान मिशन के तहत भरेंगे उड़ान। साल 2025 में पूर्ण होगा मिशन। हनुमान एआई की पहली झलक आई सामने। भारत जीपीटी द्वारा निर्मित है यह एआई टूल। कई भाषाओं में करेगा काम। मून के साउथ पोल पर लैंड हुआ अमेरिका। ओडिसियस ने हासिल की कामयाबी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करेगा खोज। हाल ही में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में 15 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए। राज्यसभा या उच्च सदन के सदस्य 6 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के 33% सदस्य हर 2 साल पर सेवा मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इन सीटों को भरने के लिए हर 2 साल में चुनाव होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्यों को सभी राज्यों से निर्वाचित किया जाता है। इसके अलावा 12 सदस्यों को कला, साहित्य, खेल, विज्ञान आदि क्षेत्रों से सीधे राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। राज्यसभा सीटों का वितरण राज्यों के बीच उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटों का कोटा है, जबकि गोवा में सिर्फ 1 ही सीट है। राज्यसभा सदस्यों की चुनावी प्रक्रिया लोकसभा से अलग होती है। नियमों के अनुसार केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं, जो कि एकल हस्तांतरणीय वोट के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। इस प्रणाली में प्रत्येक विधायक की मतदान शक्ति उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल कराने के लिए कम से कम 10 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को एक विशिष्ट संख्या में वोट प्राप्त करने होते हैं, जिसे कोटा कहा जाता है। कोटा का निर्धारण कुल वैध वोटों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या प्लस 1 से विभाजित करके किया जाता है। 1 से अधिक सीटों वाले राज्य में प्रारंभिक कोटा की गणना विधेयकों की संख्या को 100 से गुणा करके ज्ञात की जाती है, क्योंकि प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य 100 होता है। राज्यसभा चुनाव में कुछ अनोखे नियम होते हैं, जैसे मतपत्र पर निशान लगाने के लिए केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया बैंगनी स्केच पेन ही स्वीकार्य होता है। इसके अतिरिक्त मतदान प्रक्रिया राज्यसभा के भीतर नहीं, बल्कि संबंधित राज्य विधानसभाओं में होती है। गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। हाल ही में आरबीआई ने एनपीसीआई को यूपीआई के लिए 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के अनुरोध की जांच करने की सलाह दी है। बता दें कि 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड पेटीएम की मूल कंपनी है। दरअसल यूपीआई लेन देन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से होने के कारण पेटीएम वर्तमान में टीपीएपी के रूप में वर्गीकृत नहीं है, जबकि अमेजॉन पे, गूगल पे, फोन पे सहित 22 संस्थाओं के पास टीपीएपी लाइसेंस है। बता दें कि टीपीएपी यानी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर इकाई है, जो अंतिम उपयोगकर्ताओं को यूपीआई आधारित भुगतान के लिए यूपीआई अनुरूप ऐप प्रदान करता है। यह एप्लीकेशन मोबाइल वॉलेट, मर्चेंट ऐप या कोई अन्य प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, जो भुगतान के लिए यूपीआई का उपयोग करते हैं। गौरतलब है कि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों का प्रमुख संगठन है। यह यूपीआई प्लेटफॉर्म का संचालन करता है, जबकि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक भुगतान प्रणाली है, जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं के साथ मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है। इसे साल 2016 में मुंबई में पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने लॉन्च किया था।
हाल ही में रायसीना संवाद का 9वां संस्करण संपन्न हुआ है। यह 3 दिवसीय संवाद 21 से 23 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसके उद्घाटन सत्र में ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गौरतलब है कि इस साल का संवाद चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, सृजन की थीम पर आधारित था। बता दें कि इस संस्करण में करीब 115 देशों के 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने संवाद में शामिल हुए। इस 3 दिवसीय संवाद के दौरान विश्व के निर्णय निर्माता और विचारशील नेताओं ने 6 विषयगत स्तंभों के विभिन्न प्रारूपों पर बातचीत की, जिनमें शामिल थे टेक फ्रंटियर्स, विनियम और वास्तविकताएं, ग्रह के साथ शांति, निवेश और नवप्रवर्तन, युद्ध और शांति, शस्त्रागार और विषमताएं, उपनिवेशवाद से मुक्ति, बहुपक्षवाद, संस्थाएं और समावेशन, 2030 के बाद का एजेंडा, लोग और प्रगति, और लोकतंत्र की रक्षा, समाज और संप्रभुता। जानकारी के लिए बता दें कि रायसीना संवाद भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, जिसमें राजनीति, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज की हस्तियां दुनिया की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। इसमें समसामयिक मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सहयोग के अवसर की तलाश की जाती है। वहीं संवाद को बहुहितधारक अंतर क्षेत्रीय चर्चा के रूप में संगठित किया गया है, जिसमें राज्य के प्रमुख, कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। इसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्रालय तथा ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की जाती है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। इन अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल है। प्रधानमंत्री ने इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्री पंख यानी एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। बता दें कि नामित 4 अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट्स हैं। वहीं गगनयान मिशन हेतु अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए इसरो द्वारा बेंगलुरु में एक अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा केंद्र बनाया गया है, जिसमें कक्षा प्रशिक्षण, शारीरिक फिटनेस प्रशिक्षण, सिमुलेटर प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि इसरो और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस की सहायक कंपनी ग्लावकोस्मोस ने साल 2019 में 4 अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को साल 2020 में ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया था, जहां इन्होंने साल 2021 तक रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लिया। हालांकि इनमें से केवल 3 ही अंतरिक्ष यात्री को गगनयान मिशन के हिस्से के रूप में चुना जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाना है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठकर धरती के चारों ओर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएंगे। इसे प्रक्षेपण यान LVM-3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिसमें ठोस चरण, तरल चरण और क्रायोजेनिक चरण शामिल होंगे। गौरतलब है कि LVM-3 का इस्तेमाल चंद्रयान-3 मिशन के प्रक्षेपण के लिए किया गया था। इस मिशन के सफल होते ही भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसने अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजा हो। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। हाल ही में भारत GPT समूह ने हनुमान नामक AI मॉडल का अनावरण किया है। इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर के सहयोग से विकसित किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसे मार्च 2024 में लॉन्च किया जाएगा। हनुमान एक इंडिक भाषा का AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। यह LLM यानी एक बड़े भाषा मॉडल की श्रृंखला है। यह हिंदी, तमिल और मराठी जैसी 11 भारतीय भाषाओं में प्रतिक्रिया दे सकती है, जिसमें टेक्स्ट, भाषण, वीडियो सहित अन्य जानकारियां शामिल होंगी। इसे 20 से अधिक भाषाओं में विस्तार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं यह स्वास्थ्य देखभाल, शासन, वित्तीय सेवाओं और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में भी काम करेगा। यह मॉडल अपनी तरह का सबसे बड़ा मॉडल है, जिसमें 1.5 बिलियन से लेकर 40 बिलियन तक के पैरामीटर हैं। जानकारी के लिए बता दें कि LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक गहन शिक्षण मॉडल है। यह विशाल मात्रा में डेटा पर पूर्व प्रशिक्षित होता है।
इसमें एक भाषा परिवर्तित नेटवर्क एनकोडर डिकोडर निहित होता है, जो पाठ के अनुक्रम से अर्थ निकालते हैं और उसमें शब्दों और वाक्यांशों के बीच संबंधों को समझते हैं। यह अपने टेक्स्ट डाटा का उपयोग मॉडर्न प्राकृतिक भाषा को समझने और उसे जारी करने के लिए करते हैं। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक सिंथेटिक मानव एंटीबॉडी की खोज की है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह अत्यधिक जहरीले सांपों के जहर में पाए जाने वाले न्यूरोटॉक्सिन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। गौरतलब है कि अत्यधिक जहरीले सांप एलापीडे परिवार से संबंधित होते हैं, जिसमें कोबरा, किंग कोबरा, क्रेट और ब्लैक मांबा शामिल है। रिसर्च में जहर निष्क्रिय एंटीबॉडी बनाने के लिए HIV और कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी की स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दृष्टिकोण को अपनाया गया है। वहीं यह पहली बार है जब सर्पदंश के उपचार के लिए एंटीबॉडी विकसित करने के लिए विशेष रणनीति का उपयोग किया गया है। यह विकास सर्पदंश के उपचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति का नेतृत्व करता है। वहीं विकसित एंटीबॉडी एलापीडे विष में मौजूद 3FTX यानी 3 फिंगर टॉक्सिन नामक एक प्रमुख विष के मूल के भीतर एक संरक्षित क्षेत्र को लक्षित करता है। हालांकि एलिपिड्स की प्रजातियों में अलग अलग 3FTX पाया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं जो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होते हैं। यह बैक्टीरिया एवं वायरस जैसे विशिष्ट रोगजनकों को पहचानने और उनसे लड़ने में सक्षम होते हैं। यह शरीर को संक्रमण दूर करने और क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने में मदद करता है। हाल ही में अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग में कामयाबी हासिल की है। अंतरिक्ष यान ओडिसियस की यह कामयाबी अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी की पहली सफलता है। इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। ओडिसियस का लैंडर मॉड्यूल, जिसे नोवा सी कहा जाता है, जो कि साल 2023 चंद्रमा 3 के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला दूसरा मॉड्यूल बन गया है। बता दें कि ओडिसियस को इंट्यूटिव मशीन्स निजी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। वहीं यह उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए अभूतपूर्व निहितार्थों को उजागर करती है। साथ ही यह चंद्र मिशनों में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है। इसे अंतरिक्ष अन्वेषण की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने तथा नवाचार, दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देना है। यह महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अन्वेषण लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को आगे बढ़ाने में निजी सार्वजनिक भागीदारी की व्यवहार्यता और क्षमता को प्रदर्शित करता है। सार्वजनिक एजेंसियों और निजी कंपनियों के बीच यह सहयोग नवाचार को बढ़ावा देता है। यह चंद्रयान 3 और जापान के स्लिम सहित चंद्र मिशनों की हालिया श्रृंखला चंद्र अन्वेषण में बढ़ती गति को रेखांकित करती है। जानकारी के लिए बता दें कि ओडिसियस का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के एक नायक के नाम पर रखा गया है। इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के भीतर 9 सुरक्षित लैंडिंग स्थलों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गिनी कृमि रोग से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गिनी वर्म रोग दुनिया से उन्मूलन के करीब है। ऐसे में अगर आंकड़ों की माने तो साल 2021 में गिनी वर्म रोग के मात्र मामले 14 दर्ज किए गए, जबकि साल 2022 में यह संख्या घटकर 13 और वर्ष 2023 में सिर्फ 6 मामले रह गए। साथ ही दक्षिणी सूडान और माली जैसे देशों में भी गिनी वर्म रोग के मामलों में कमी दर्ज की गई। हालांकि चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अभी भी इससे संघर्ष जारी है। बता दें कि गिनी कृमि रोग परजीवी कृमि ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस के कारण होता है। यह एक शक्ति क्षीण करने वाला परजीवी रोग है जो संक्रमित व्यक्तियों को हफ्तों या महीनों के लिए निष्क्रिय कर देता है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण, वंचित एवं पृथक समुदाय के लोगों को प्रभावित करता है, जो पीने के लिए सतही जल और तालाबों, झीलों, स्रोतों पर निर्भर है। इसका करीब 90% से अधिक संक्रमण पैरों में होता है। गौरतलब है कि गिनी कृमि रोग के उपचार के लिए कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। हालांकि गहन निगरानी, उपचार एवं घाव की देखभाल के माध्यम से इसके संचरण को रोका जा सकता है। वहीं भारत ने साल 1990 के दशक के अंत में गिनी कृमि रोग का उन्मूलन किया, जिसके चलते भारत सरकार को वर्ष 2000 में WHO से गिनी कृमि रोग मुक्त प्रमाणीकरण का दर्जा प्राप्त हुआ। गौरतलब है कि भारत ने चेचक, पोलियो, प्लेग, रिंडरपेस्ट, याज और मातृ एवं नवजात टेटनस का भी सफलतापूर्वक उन्मूलन किया है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपना राज्य बजट 2024-25 पेश किया।
इसमें तमिलनाडु लुप्त प्राय प्रजाति संरक्षण कोष की स्थापना की बात कही गई। इस पहल के माध्यम से पर्पल मेंढक और अन्य लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। दरअसल इस कोष के लिए तमिलनाडु सरकार ने 50 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिसे जैव विविधता के संरक्षण और कमजोर प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं बात करें पर्पल मेंढक की, तो इसे मावेली मेंढक या पिग्नोज मेंढक के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रजाति डायनासोर के साथ सह अस्तित्व में थी। साथ ही यह मेंढक सेशेल्स में मेंढकों के सोग्लोसिडे परिवार से समानता रखता है। इसे अक्सर जीवित जीवाश्म कहा जाता है, जो नासिका बत्राचिडे परिवार से संबंधित है। पर्पल फ्रॉग के शारीरिक बनावट की बात करें तो इसका शरीर फूला हुआ और इसके पैर छोटे होते हैं। हालांकि इसका रंग गहरा बैंगनी से लेकर भूरे रंग का होता है। वहीं शरीर की लंबाई की तुलना में इसका सिर छोटा होता है। इसके पैर अन्य मेंढकों से छोटे होते हैं, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाने में ये सक्षम नहीं होते हैं। यह प्रायः तालाबों, खाइयों या झरनों के पास नम जगहों को पसंद करते हैं। यह केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक प्रजाति है। इनमें तमिलनाडु में अन्नामलाई पहाड़ी इसके प्रमुख आवासों में से एक है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में पर्पल मेंढकों की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें पहली नासिका बत्राचस सह्याड्रेंसिस और दूसरी नासिका बत्राचस भूपति है। पर्पल मेंढक को IUCN के तहत एंडेंजर्ड सूची में संरक्षित किया गया है। वहीं से वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसूची 1 के अंतर्गत भी संरक्षण प्राप्त है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पहला हर्पेटोफॉनल सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में सरीसृपों और उभयचरों की 82 प्रजातियों को देखा गया। बता दें कि हर्पेटोफॉनल सर्वेक्षण के अंतर्गत सरीसृपों और उभयचर प्राणियों का सर्वेक्षण किया जाता है। यह कार्यक्रम 23 से 25 फरवरी तक टाइगर रिजर्व के थेपाकाडू, कारगुडी और नीलाकोट्टई वन रेंज में आयोजित किया गया। टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के अनुसार इस सर्वेक्षण में सरीसृपों की 51 और उभयचरों की 31 प्रजातियों को शामिल किया गया। गौरतलब है कि इसमें कई ऐसी प्रजातियों के रिकॉर्ड भी सामने आए जिन्हें पहले मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के शोधकर्ताओं द्वारा दर्ज नहीं किया गया था। इस सर्वेक्षण से वन विभाग को क्षेत्र में रहने वाले जानवरों के लिए प्रजाति विशिष्ट संरक्षण योजनाओं को लागू करने में मदद मिल सकती है, जिससे उभयचरों और सरीसृपों की जो प्रजातियां संकटग्रस्त या लुप्त प्राय हो रही हैं, उन्हें पुनर्वासित करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं। भारत में पाए जाने वाले सरीसृपों की 518 प्रजातियों में से लगभग 192 प्रजातियां स्थानिक हैं। इनमें से 26 प्रजातियों को IUCN की रेड डेटा बुक में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बता दें कि स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की ऐसी प्रजातियां होती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। वहीं अगर उभयचर जीवों की बात करें तो भारत में लगभग 32% उभयचर प्रजातियां पाई जाती हैं। ज्यादातर दक्षिण भारतीय राज्यों में उच्च उभयचर विविधता पाई जाती है, जिसमें केरल में 178 प्रजातियां, तमिलनाडु में 128 प्रजातियां और कर्नाटक में 100 प्रजातियां पाई जाती हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। यह भारत में तेंदुओं की संख्या के आकलन का 5वां चक्र है, जो 18 बाघ राज्यों के भीतर वन आवासों पर केंद्रित है। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से जारी किया गया है। इसे आकलन बाघों की निगरानी, शिकारियों, शिकार और उनके आवास की निगरानी के आधार पर तैयार किया गया है। ऐसे में रिपोर्ट की माने तो भारत में तेंदुओं की संख्या 13,874 होने का अनुमान है, जबकि साल 2018 में 12,852 का आंकड़ा जारी किया गया था। यह अनुमान तेंदुओं के निवास स्थान की 70% आबादी को दर्शाता है, जिसमें हिमालय और देश के अर्धशुष्क क्षेत्रों के निवास स्थान शामिल नहीं हैं। गौरतलब है कि मध्य भारत में तेंदुओं की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। यहाँ साल 2018 में 8,071 तेंदुए देखे गए, जबकि 2022 में 8,820 तेंदुए देखे गए। वहीं शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में इनकी संख्या में गिरावट देखी गई है। बता दें कि देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या करीब 3,907 मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। इसके बाद महाराष्ट्र में 1985, कर्नाटक में 1,879 और तमिलनाडु में 1,070 दर्ज की गई है। वहीं टाइगर रिजर्व के तौर पर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम में दर्ज की गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश के पन्ना और सतपुड़ा दर्ज हुई है।
जानकारी के लिए बता दें कि तेंदुआ बड़ी बिल्ली प्रजाति की 5 मौजूदा प्रजातियों में से एक है। बड़ी बिल्ली की अन्य प्रजातियों में शेर, जगुआर, बाघ और हिम तेंदुआ भी शामिल है। यह अफ्रीका और एशिया के सबसे प्रसिद्ध और सफल शिकारियों में से एक है। यह IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध है तथा साइट्स के परिशिष्ट 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। वहीं इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 के तहत भी संरक्षित किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट नैरोबी में चल रही UNEA के 6ठे संस्करण के दौरान जारी की गई है। रिपोर्ट की माने तो आने वाले 26 वर्षों में सालाना कचरे की मात्रा में 65% की वृद्धि हो सकती है। वहीं 2023 के आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर सालाना करीब 230 करोड़ टन शहरी कचरा पैदा हो रहा था। बता दें कि इनमें घरों और दफ्तरों से निकला हुआ कचरा शामिल है, जबकि औद्योगिक एवं अन्य कचरा शामिल नहीं है। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि बढ़ते कचरे से प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक नुकसान होगा। साथ ही कचरे का उचित प्रबंधन न होने से डायरिया, मलेरिया, हृदय रोग और कैंसर से हर साल 4 से 10 लोगों की मृत्यु हो रही है। गौरतलब है कि साल दर साल बढ़ता यह कचरा न केवल पर्यावरण के लिए खतरा बन रहा है, बल्कि जैव विविधता और स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल रहा है। बता दें कि रिपोर्ट में भारत में स्ट्रीट फूड सेक्टर के चलते प्लेट, कप, गिलास सहित सिंगल यूज प्लास्टिक के तेजी से बढ़ते प्रयोग का जिक्र किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि UNEA यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा को पर्यावरण पर होने वाली विश्व संसद के रूप में जाना जाता है। UNEA की बैठक हर दूसरे वर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों और पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को विकसित करने पर चर्चा होती है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। आज के बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, हनुमान AI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका निर्माण टेस्ला द्वारा किया गया है। 2. यह एक बड़े भाषा मॉडल की श्रृंखला है। 3. यह टेक्स्ट, भाषण, वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पर्पल मेंढक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे मावेली मेंढक के नाम से जाना जाता है। 2. इसका शरीर फूला हुआ और इसके पैर बड़े होते हैं। 3. इसे IUCN के तहत एंडेंजर्ड सूची के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, गिनी कृमि रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रोग परजीवी कृमि ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस के कारण होता है। 2. यह रोग हवा के माध्यम से फैलता है। 3. इसके लिए WHO ने मॉस्क्विरिक्स वैक्सीन का सुझाव दिया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत और नासा का एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। 2. इसे प्रक्षेपण यान LVM-3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 3. यह चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, रायसीना संवाद 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस वर्ष ग्रीस के PM क्यारिकोस मित्सोटाकिस मुख्य अतिथि थे। 2. यह संवाद भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। 3. यह संवाद हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AM खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं साथ ही न्यायमूर्ति लिंगप्पा स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि गैर न्यायिक सदस्य के रूप में सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की को लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि लोकपाल के पास प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, संसद सदस्यों, समूह ए अधिकारियों सहित अपने सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करने का अधिकार होता है। गौरतलब है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 4 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के माध्यम से की जाती है। वहीं पहले लोकपाल अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति PC घोष को साल 2019 में नियुक्त किया गया था।
हाल ही में अडानी ग्रुप्स ने देश के पहले निजी क्षेत्र की गोला बारूद और मिसाइल निर्माण परिसर की जुड़वा इकाइयों का अनावरण किया। इसका अनावरण सेना प्रमुख मनोज पांडे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। बता दें कि अडानी डिफेंस और एरोस्पेस का मानना है कि कानपुर परिसर दक्षिण एशिया में सबसे बड़े एकीकृत गोला बारूद विनिर्माण परिसरों में से एक है, जो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए उच्च गुणवत्ता वाले छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर गोला बारूद का उत्पादन करेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब सागर पर देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। यह सेतु गुजरात राज्य के द्वारका जिले में बेट द्वारका द्वीप को मुख्य भूमि ओखा से जोड़ता है। गौरतलब है कि इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा साल 2017 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के साथ की गई थी। इसे 978 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह 4 लेन वाला केबल आधारित पुल 2.5 किलोमीटर लंबा है। यह ब्रिज ओखा और बेट द्वारका के बीच आने जाने वाले पर्यटकों के लिए पहुंच को आसान बनाता है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है। यह दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। बता दें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस दिन का मकसद विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति प्रेरित करना तथा जनसाधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण उत्सव का आयोजन किया। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस उत्सव का उद्देश्य स्वस्थ पोषण के व्यवहार को बढ़ावा देना और अच्छे पोषण प्रणाली को लागू करना है। वहीं साथ ही कुपोषण से निपटने के लिए भारत में चल रहे प्रयासों में वृद्धि करना है। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और बिल गेट्स उपस्थित रहे। इस दौरान पोषण उत्सव पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। यह देश की समृद्ध पाक विरासत और पोषण विविधता की सराहना के लिए एक व्यापक भंडार के रूप में भी कार्य करता है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट से हेड शील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस नई प्रजाति का नाम भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मेलानोक्लामिस द्रौपदी रखा गया है। यह रूबी लाल धब्बे वाला हेड शील्ड समुद्री स्लग दीघा और उदयपुर तट के निचले अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों पर पाया गया था। यह नई प्रजाति अन्य प्रजातियों से अलग है जो गीले और रेतीले समुद्री तटों पर पाई जाती है। बता दें कि हेड शील्ड समुद्री स्लग एक छोटा अकशेरुकी प्राणी है जिसकी अधिकतम लंबाई 7 मिलीमीटर तक होती है। इसका रंग भूरा काला होता है और पिछले सिरे पर रूबी लाल धब्बा होता है। यह उभयलिंगी है और इसके शरीर के अंदर एक खोल होती है। हाल ही में भारत ने VSHO RADS मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसका परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से ओडिशा के तट पर किया गया है। इसके अंतर्गत जमीन आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली से 2 सफल परीक्षण किए गए हैं। VSHO RADS एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। बता दें कि मिसाइल में लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स सहित कई नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया गया है। यह कम दूरी के हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम हो सकती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का शुभारंभ किया। इसको उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सेवा के लिए तैनात किया जाएगा। बता दें कि इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। हाइड्रोजन ईंधन सेल जहाज 24 मीटर लंबा कैटामरैन है जो 50 लोगों को ले जाने की क्षमता रखता है। इसमें मेट्रो ट्रेन कोच के समान उच्च गुणवत्ता वाले फाइबर ग्लास प्रबलित प्लास्टिक से किया गया है। वही यह जहाज हाइड्रोजन ईंधन पर चलते हैं जिसे सिलेंडर में संग्रहित किया जाता है। इस नाव में 5 हाइड्रोजन सिलेंडर है जो 40 किलोग्राम हाइड्रोजन ले जा सकते हैं और 8 घंटे के संचालन का समर्थन कर सकते हैं। जहाज में 3 किलोवाट का सौर पैनल भी लगा हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 1.26 लाख करोड़ रुपए की 3 चिप संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट शामिल है। इसे टाटा समूह द्वारा ताइवानी प्रौद्योगिकी भागीदार के साथ स्थापित किया जाएगा। टाटा समूह गुजरात के धोलेरा में 91,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर ताइवान स्थित पावर चिप के साथ साझेदारी में फाउंड्री स्थापित करेगा। इस संयंत्र में हर साल 300 करोड़ चिप्स का उत्पादन करने की क्षमता होगी।
साथ ही उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों को पूरा करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का उद्घाटन भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत और दशकों पुरानी विकास साझेदारी का प्रमाण है। यह मुख्य भूमि मॉरिशस और अगालेगा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की मांग को पूरा करेगा, वहीं साथ ही समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। बता दें कि भारत ने फरवरी 2024 में मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड सेवाओं को लॉन्च किया गया है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।